बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को अंडरस्टैंड करेंगे कि ये क्या कॉन्सेप्ट है इन्वेंट्री की मैनेजमेंट में। ना इन्वेंट्री मैनेजमेंट साइंस में जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट है उसके लिए आपको पहले दो टर्म्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। टर्म से ज़्यादा वो एक फिनोमेना है और वो ये है कि जिस वक्त भी आप कोई स्टॉक या इन्वेंट्रीज बाय करते हो तो फ़ौरन से आपको जो उसके उस इन्वेंट्री को लाकर रखने का इंतज़ाम करना पड़ता है। ना इन्वेंट्री को जो रखने का इंतज़ाम है उसके लिए जितना भी खर्चा करना पड़ता है उसको हम होल्डिंग कॉस्ट कहते हैं। कि आपको इन्वेंट्री को अपने पास स्टोर करना पड़ेगा और उसका कोई ना कोई खर्चा आपको उठाना पड़ेगा। और ये जो होल्डिंग कॉस्ट है जितना ज़्यादा आप इन्वेंट्री बाय करोगे होल्डिंग कॉस्ट भी आपको उतनी ही ज़्यादा इंकर करनी पड़ेगी। ना इसके कॉन्ट्री एक और कॉस्ट होती है जिसको ऑर्डरिंग कॉस्ट कहते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है? ऑर्डरिंग कॉस्ट ये होती है कि आपका एक इन्वेंट्री का जो परचेज का जो ऑर्डर है उसको प्रोसेस करने के लिए कितना खर्चा आएगा। इसके अंदर बहुत से हमने जैसे रेलिवेंट और इरेलीवेंट कॉस्ट में होल्डिंग कॉस्ट और कैरिंग होल्डिंग कॉस्ट को कैरिंग कॉस्ट भी कहा जाता है और ऑर्डरिंग कॉस्ट के बारे में डिटेल्स पढ़ी कि इसमें कौन कौन से खर्चे शामिल होते हैं। ना ये जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है आपकी साल की अगर लेट से 10,000 आइटम्स यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है और आप 10 के 10,000 इकट्ठे खरीद लोगे तो होल्डिंग कॉस्ट एकदम से बढ़ जाएगी। लेकिन आपको ऑर्डर एक ही प्लेस करना पड़ेगा तो इसका मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। ये जो होल्डिंग कॉस्ट है और ऑर्डरिंग कॉस्ट है ये आपस में हमेशा उलट डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर आपकी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ रही है तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगी। इसी तरह अगर आप लेट से मैं इसके बिल्कुल इन्वर्स सिचुएशन डिस्कस करूं कि अगर मैं 1,000 यूनिट्स का एक ऑर्डर प्लेस करता हूं तो इसका मतलब मुझे 10 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे ताकि मेरी ये पूरे साल की रिक्वायरमेंट पूरी हो। अब मुझे हर वक्त जो स्टॉक में यूनिट्स मैक्सिमम जो रखने का अरेंजमेंट करना है वो तो 10,000 यूनिट्स का है। तो इसका मतलब होल्डिंग कॉस्ट जो है वो तो कम हो गई लेकिन अब ऑर्डर 10 प्रोसेस करने पड़ेंगे तो इसका मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ गई। सो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस रिलेशनशिप कि होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट एक दूसरे के इन्वर्स में मूव करते हैं। इसके अलावा भी कुछ और कंडीशंस हैं जिसकी मौजूदगी में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो ट्रू साबित होता है। वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है ये कि जिसमें आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट को जब आप टोटल करें तो वो मिनिमम बने। कोई ऐसी ऑर्डर बताएं, आप कोई ऐसा क्वांटिटी बताएं जो आप ऑर्डर प्लेस करें तो आपकी होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट इसको जब आप टोटल करें तो ये कम से कम बने। ठीक है, तो वो जो क्वांटिटी होगी आपके ऑर्डर की उसको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहा जाएगा। ना एक और फीचर जो इसका होता है वो ये कि एक तो टोटल कॉस्ट मिनिमम होती है और दूसरे होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट की जो वैल्यू है वो आपस में बराबर होती है। ये एक और फीचर है इस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी थ्योरी का। ना ये आपको एग्जाम में इस तरह से पूछा जा सकता है कि एग्जामिनर आपको कुछ डाटा दे दे और कहे कि आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बताएं कितनी होगी। वो हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए आई विल सजेस्ट कि आप पहले इसको एक तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की जो रेलेवेंट स्लाइड है उसको देख लें। ये जो एजम्पशंस, लिमिटेशंस और बग डिस्काउंट्स इसको पहले आप कैलकुलेशन बनाना सीख लें, उसके बाद फिर इन तीनों एरियाज को डिस्कस कर लेंगे। सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग की साइंस है वो क्या कहती है। So it says कि it is the quantity of units to be ordered to meet the demand while minimizing holding and ordering cost. होल्डिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट का जो मजमूआ है वो कम से कम रहता है इस अगर आप क्वांटिटी ऑर्डर करोगे इस मिकदार में जो कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहलाती है। जो रिलेशनशिप है वो क्या है? वो रिलेशनशिप ये है कि आपकी जो होल्डिंग कॉस्ट है और जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटीज़ ऑर्डर कर देते हो तो होल्डिंग कॉस्ट ऊपर चल जाती है, लेकिन कम ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ते हैं इसलिए ऑर्डरिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। और इसी का वाइस वर्सा प्रिवेल करता है। जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है उसमें क्या होता है कि आपकी जो होल्डिंग कॉस्ट है फॉर द ईयर और जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है फॉर द ईयर ये दोनों आपस में बराबर होती हैं। और जब इनको आप प्लस करते हैं तो ये मिनिमम वैल्यू बनती है जब हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करने लगते हैं।
अच्छा जी, एजम्पशंस के ऊपर हम बात बाद में करेंगे कि किन एजम्पशंस की मौजूदगी में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो फॉर्मूला है वो ट्रू प्रिवेल करता है। हम पहले इसके कैलकुलेशन के मेथड्स के ऊपर बात कर लेते हैं। फर्स्ट मेथड इज़ टेबुलर मेथड, यानी कि एक टेबल के ज़रिए आपने कैलकुलेशन बनानी है। यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल हमने लिया है, और उस एग्जांपल में क्या है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो 40,000 यूनिट्स की है, और ये कुछ आइटम का कोड लिखा हुआ है। द आइटम हैज़ अ परचेज कॉस्ट ऑफ 10 पर यूनिट। The cost of placing an order for resupply is rupees 2. The annual holding cost of 1 unit of item is 10% of its purchased cost. So purchase price का 10% जो है वो आपकी होल्डिंग कॉस्ट है। फाइंड आउट EOQ यूजिंग टेबुलर मेथड। ना ये जिस वक्त टेबुलर मेथड आपने यूज़ करना है, तो आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले तो कुछ ऑर्डर साइजेस, यानी कि यूनिट्स पर ऑर्डर, एक आपके ऑर्डर में कितने यूनिट्स होंगे वो आपने एज्यूम करने हैं। 100, 200, 300, 400। अगेन ये आपको खुद से एज्यूम करना होगा कि मैं कितने यूनिट्स का एक ऑर्डर प्लेस करूँगा। जब आपने ये एक टेबल बना दिया, ये कुछ वैल्यूज़ आप एज्यूम कर लेंगे कि मैं ये वैल्यूज़ ले रहा हूँ, तो फिर अब आपको फाइंड आउट ये करना होगा कि आपकी एवरेज इन्वेंट्री कितनी होगी अगर आप 100 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करें, अगर आप 200 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करें, 300 का प्लेस करें, तो इन सारी सूरतों में मेरी एवरेज इन्वेंट्री कितनी होगी। नंबर ऑफ़ परचेज ऑर्डर्स कितने प्लेस करने पड़ेंगे ड्यूरिंग द ईयर, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी, और टोटल होल्डिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी। सो अब हम ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेते हैं ईजिली। एवरेज इन्वेंट्री हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखें, जो ही आपके पास स्टॉक आएगा, तो उस वक्त आपके पास जस्ट अ मोमेंट बिफोर आपके पास ज़ीरो आइटम्स होंगे। यू विल बी हैविंग ज़ीरो आइटम्स इन योर इन्वेंट्री। और जो ही आपके पास पहला ऑर्डर आएगा तो आपके पास 100 आइटम्स हो जाएंगे। फिर इसका मतलब ये है कि जिस दिन ऑर्डर आएगा उस दिन आपके पास जितनी ऑर्डर यूनिट्स पर ऑर्डर है उतने आइटम्स अवेलेबल होंगे। और जूं जूं वक्त गुजरता जाएगा, अगेन आपके ऑर्डर्स दोबारा ज़ीरो पे चले जाएंगे। यानी कि इन्वेंट्री में जो स्टॉक में जो आइटम्स पड़े हुए वो दोबारा ज़ीरो पे चले जाएंगे। अब जब आप दोबारा अगला ऑर्डर प्लेस करेंगे 100 यूनिट्स का, तो फिर दोबारा से स्टॉक एकदम से 100 पे चला जाएगा। सो इट्स लाइक दिस कि आपके पूरे साल में ये पैटर्न चलेगा। ज़रा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें दोबारा से, कि हम ये कह रहे हैं कि जूँ ही आपके पास ऑर्डर रिसीव होगा तो आपके नंबर ऑफ़ आइटम्स 100 हो जाएंगे। मैं इस पहली सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। और वक्त गुजरने के साथ साथ ज़ाहिर है आप यूज़ करोगे इस इन्वेंट्री को, तो ये दोबारा से आपके पास ख़त्म हो जाएंगे। और जूँ ही आपके पास अगला ऑर्डर आएगा तो दोबारा से ये 100 पे पहुँच जाएगा। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर ये साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर यही साइकिल चलता रहेगा। और किसी भी वक्त में आपके पास अगर पूरे साल में कभी मैक्सिमम इन्वेंट्री हो सकती है तो वो कितनी होगी, 100 यूनिट्स की। और मिनिमम इन्वेंट्री अगर हो सकती है तो वो कितनी होगी, 0 यूनिट्स की। तो अगर मैं एवरेज इन्वेंट्री फाइंड आउट करना चाहूँ ड्यूरिंग द ईयर, तो वो मैं क्या करूँगा, मैक्सिमम इन्वेंट्री प्लस मिनिमम इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। इस तरह से मैं एवरेज इन्वेंट्री फाइंड आउट करूँगा। सो एवरेज इन्वेंट्री फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, मिनिमम स्टॉक और मैक्सिमम स्टॉक। सो मिनिमम स्टॉक कितना, मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम विल बी 100 जो कि मैंने ऑर्डर किया, और मिनिमम कितना होगा 0, एंड विल डिवाइडेड बाय 2 टू गेट द एवरेज इन्वेंट्री। सो आंसर इज 50। इन केस ऑफ 200 क्या होगा, मैक्सिमम विल बी 200, मिनिमम विल बी 0 एंड डिवाइड बाय 2, एंड दिस विल बी। ये अगेन इंडिपेंडेंट सिचुएशंस हैं सारी, ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है। अगर 200 यूनिट्स का एक ऑर्डर हो तो आपकी एवरेज इन्वेंट्री 100 हो जाएगी। अगर 300 यूनिट्स का एक ऑर्डर हो तो एवरेज इन्वेंट्री 150 हो जाएगी। एंड दैट्स हाउ इट गोज़। नंबर ऑफ़ परचेज ऑर्डर, कितने परचेज ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे आपको। अगर आप एक ऑर्डर में 100 यूनिट मंगाते हो तो आपको 40,000 यूनिट्स चाहिए हैं। तो इसका मतलब 40,000 डिवाइडेड बाय 100, ये आपके ऑर्डर्स होंगे जो आपको प्लेस करने पड़ेंगे। सो यूल हैव टू प्लेस 400 ऑर्डर्स। इसी तरह अगर 200 यूनिट आप एक ऑर्डर में मंगवाते हो तो फिर ऐसी सूरत में क्या होगा कि आपको 200 ही ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे। सो आई थिंक यू कैन नाउ अंडरस्टैंड कि 40,000 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए मुझे ऑर्डर्स की क्वांटिटी किस तरह से फाइंड आउट करना होगी। सो आई जस्ट 40,000 से डिवाइड कर दूंगा जो मेरे एक ऑर्डर की क्वांटिटी है उसको।
and that's how we'll complete this row. Next is annual holding cost. अब मेरी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कितनी आएगी? एनुअल होल्डिंग कॉस्ट देखें ज़रा। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ आइटम इज़ 10% ऑफ इट्स परचेज कॉस्ट। जितने का आपने ख़रीदा है, तो ख़रीदा कितने का है? 10 पर यूनिट, 10 रुपए का 1 यूनिट ख़रीदा है। सो ये हमारे पास कैसे आएगा? अगर आपने 10 रुपए का 1 यूनिट ख़रीदा, ठीक है, 10 रुपए का 1 यूनिट ख़रीदा। सो अगर आप देखो तो ये थोड़ा सा मैच, ये कॉलम इसके साथ मैच कर रहा है। नाउ दिस इज़ जस्ट बाय चांस, क्योंकि हमारी कुछ डाटा इस तरह का बना हुआ है। अब आपने जो होल्डिंग कॉस्ट निकालनी है वो कैसे निकालनी है? आपको ये तो पता है कि अगर मैं इस सिचुएशन की बात करूँ तो मेरे पास मैक्सिमम आइटम कितना जा रहा है? 100। और मिनिमम कितना जा रहा है? 0। तो अब किसी भी हम एवरेज के ऊपर कैलकुलेशन बनाएंगे। एवरेज लेवल मेरे पास इन्वेंट्री का कितना है? 50। और अगर 50 है और 1 यूनिट में बाय करता हूँ कितने का? 10 रुपए का। ये देखें, 10 रुपए का 1 यूनिट है, 10 रुपए का 1 यूनिट है। और इसी का 10% इज़ माई होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है। सो इट विल बी 50। इसी तरह यहाँ पे क्या है? 200 यूनिट्स हैं, इसका मतलब मैक्सिमम इन्वेंट्री का लेवल अगर जाएगा तो वो किस लेवल तक जाएगा? 200। और मेरे पास मिनिमम जो स्टॉक जाएगा वो 0 पे। तो एवरेज जो बनेगा दैट विल बी 200 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 एंड दैट विल बी 100। सो 100। इसके बाद इसकी परचेज प्राइस फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि 10 रुपए का यूनिट है। तो 10 से मल्टीप्लाई किया। ये मैं परचेज प्राइस फाइंड आउट कर रहा हूँ एवरेज इन्वेंट्री की। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि होल्डिंग कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए मुझे 10% ऑफ इन्वेंट्री परचेज प्राइस चाहिए है। 10% ऑफ इन्वेंट्री परचेज प्राइस इज़ माई होल्डिंग कॉस्ट। तो अब मैंने क्या किया कि 10% ले लिया परचेज प्राइस फाइंड आउट करके। परचेज प्राइस में एवरेज इन्वेंट्री की ले रहा हूँ। क्यों एवरेज इन्वेंट्री की ले रहा हूँ? क्योंकि जो होल्डिंग कॉस्ट होती है, होल्डिंग कॉस्ट, उसके लिए एवरेज इन्वेंट्री को यूज़ किया जाता है। एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू को क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि होल्डिंग कॉस्ट आपका जो वैल्यू है वो आपको ये बताता है कि 1 यूनिट को होल्ड करने का कितना पैसा लगेगा पूरे साल में। अब पूरे साल में आपने कितने यूनिट होल्ड किए हैं, ये कैसे मालूम? क्या 200 यूनिट होल्ड किए हैं पूरे साल? नहीं, 200 तो नहीं किए, क्योंकि ये तो कम होते रहे ड्यूरिंग द ईयर। मैं अब ये बता रहा हूँ, मैं रीज़न एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एवरेज इन्वेंट्री हम क्यों लेते हैं। एवरेज इन्वेंट्री इसलिए लेते हैं होल्डिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन बनाते हुए, क्योंकि होल्डिंग कॉस्ट जो है वो क्या है? 1 यूनिट को 1 साल तक रखने का खर्चा। 1 यूनिट को 1 साल तक रखने का जो खर्चा है वो हमारे पास बताया गया है 10% ऑफ परचेज कॉस्ट। सो 10% ऑफ परचेज कॉस्ट ये बताई गई है। एक साल को 1 यूनिट को 1 साल तक रखना है, तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि कितने यूनिट रहे 1 साल में? तो वो ऑर्डर से पता चलेगा। ऑर्डर 200 का आया और फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया। अब क्या मेरे पास पूरे साल 200 यूनिट पड़े हुए थे? नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो कम होते रहे ओवर द टाइम और 0 तक पहुंचे। क्या पूरे साल 0 यूनिट पड़े हुए थे? नो, ऐसा भी नहीं है। वो तो फिर दोबारा से बढ़ गए थे, 200 पे पहुंच गए थे। तो इसलिए एवरेज इन्वेंट्री ली जाती है, क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग लेवल है। एग्जैक्टली 200 नहीं रहता पूरा साल, एग्जैक्टली 0 नहीं रहता पूरा साल, बल्कि इन दो लेवल्स के दरमियान फ्लक्चुएट करता है। तो हम एवरेज इन्वेंट्री से 10% को मल्टीप्लाई करें। 10% इज़ द होल्डिंग कॉस्ट। सो ये हमारे पास इस तरह से हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली, जो हमारे पास आ गई। दिस इज़ जस्ट बाय चांस कि आपके पास एवरेज इन्वेंट्री का लेवल बराबर आ रहा है होल्डिंग कॉस्ट के। इसके दरमियान कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करना ज़रूरी नहीं है। अब हम एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। वो कैसे पता चलेगा कि आपको कितने ऑर्डर्स प्लेस करने हैं पूरे साल में? पूरे साल में आपको 40,000 यूनिट चाहिए। एक ऑर्डर में आप 100 यूनिट मंगा लेते हो, तो इसका मतलब 40,000 डिवाइड बाय 100 ये वो होंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो आपको प्लेस करने हैं। सो नंबर ऑफ ऑर्डर्स आप कितने प्लेस कर रहे होंगे? 400। और एक ऑर्डर को प्लेस करने का आपका ख़र्चा कितना है? तो वो यहाँ पे बताया हुआ है। और कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर रीसप्लाई इज़ ₹2। तो 2 रुपये आपका खर्चा आता है। तो इसका मतलब 800 इज़ द, यहाँ पे हमने 800 इज़ द एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। सो ये आपको क्लियरली पता चल गया। अच्छा जी, अब इसी तरह ये सारी कैलकुलेशन आपने बना लेनी है। अब इसके बाद आप टोटल बना लें। टोटल किसका बनाएंगे? टोटल आप बनाएंगे, विल मेक द टोटल
of annual holding cost and we'll make the total of annual ordering cost. So we'll get to the figure of 850 here. Here we'll get to the figure of 500, यहाँ पे 416 and so on. So ये सारी वैल्यूज़ हमने जमा कर लिए और हमें पता चला कि टोटल होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है। अब आप देखो इसमें से आपको मिनिमम वैल्यू नज़र आ रही है कहाँ पे ये कम अज़ कम है। So at this level it is minimum 400 is the minimum total cost during the year। और इसी को अगर आप देखेंगे कि इसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट कितनी है तो आपको पता चलेगा कि ये इक्वल है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। सो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है वो 400 यूनिट्स बनता है। तो 400 यूनिट का अगर ऑर्डर प्लेस करेंगे तो पूरे साल में कम अज़ कम खर्चा होगा, जो कि अभी हमने ये फाइंड आउट किया कि ये मिनिमम खर्चा है हमारा। सो दैट्स द टेबुलर मेथड। ग्राफिकल मेथड में यही सेम इंफॉर्मेशन है, सवाल को हम यूज़ करेंगे लेकिन अब इसको सॉल्व ग्राफ से करना है। ग्राफ से सॉल्व करने के लिए आपको अगेन ऑर्डर साइजेस जो भी हमने कॉपी किए थे वही हम लेंगे, एनुअल और होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे जैसे भी हमने पीछे फाइंड आउट की थी टेबुलर मेथड में। और ये जो वैल्यूज़ हैं इसका आगे फिर हम ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ में क्या होगा, यहाँ पे आप एनुअल कॉस्ट लिखेंगे कितनी है और दूसरी तरफ आप ऑर्डर साइज़ ले लेंगे कि कितना ऑर्डर साइज़ होगा और कितनी एनुअल कॉस्ट होगी ना। अब ये जो ऑर्डर साइजेस आपने यहाँ पे 100 800 इस तरह से लिखे हैं और ये जो टोटल आपकी कॉस्ट है और एनुअल कॉस्ट है होल्डिंग की और ऑर्डरिंग की, इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। सो ऑर्डर साइजेस हमने मेंशन कर लिए यहाँ पे और हमने कॉस्ट इन रुपीज़ यहाँ पे मेंशन कर ली। अब ज़रा इसको देखते हैं कि इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्या बनते हैं। सो सबसे पहले हम अपनी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट देखते हैं। जो एनुअल होल्डिंग कॉस्ट है वो आई गेस ये ग्राफ आपको समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि जिस वक्त ये 100 है ऑर्डर साइज़ है 100 तो एनुअल होल्डिंग कॉस्ट इज़ 50। तो मैंने इसको यहाँ पे 50 के साथ मैं इस तरह से बना लिया और इसी तरह मैं ग्राफ कंस्ट्रक्ट करता गया। अब मैं एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट देखता हूँ अगर, तो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑर्डर साइज़ जब 100 है तो इट इज़ 800। तो यहाँ पे मैंने इसको मैच कर लिया और यहाँ पे बना लिया और जो मेरी टोटल है वो कितना बनती है, वो 850। ये मैंने यहाँ पे इसको लोकेट कर दिया। सो अब मैं अगेन मेरे पास बेंचमार्क तो वही है कि कहाँ पे ये मिनिमम बन रहा है। सो मेरी जो टोटल कॉस्ट है वो मिनिमम यहाँ पे बन रही है और अगर आप देखेंगे तो होल्डिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों इक्वल भी इसी पॉइंट पे हैं और इस तरह मुझे पता चल गया कि मेरी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज़ 400 यूनिट्स। तो मैं 400 यूनिट का एक ऑर्डर प्लेस करूँगा तो पूरे साल में मैं कम अज़ कम खर्चा कर रहा हूँगा। सेम चीज़ को हम फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, सेम डाटा है, कोई चेंज नहीं है इन्फॉर्मेशन में। और अब हमारे पास एक फार्मूला है वो ये है कि हम अपनी और जो एनुअल रिक्वायरमेंट है उसको मल्टीप्लाई कर दें ऑर्डरिंग कॉस्ट से, डिवाइड कर दें होल्डिंग कॉस्ट से, मल्टीप्लाई बाय 2 और इसका स्क्वायर रूट ले लें। सो ये वैल्यूज़ फीड इन कर देते हैं इस फार्मूला में। 40,000 हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट है, ये हमें क्लियरली यहाँ पे पता है। उसके बाद जो मेरे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट है दैट इज़ ₹2 पर ऑर्डर और इसी तरह मेरे पास जो होल्डिंग कॉस्ट है दैट इज़ 10% ऑफ परचेज कॉस्ट, परचेज प्राइस 10 पर यूनिट है तो इसलिए 10 इंटू 10%। ये एक यूनिट की एक साल तक होल्डिंग की का खर्चा होता है और ये एक ऑर्डर को प्लेस करने का खर्चा होता है। सो इसको जो आप सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट टू द फिगर ऑफ 400 एंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज 400, अगेन द सेम वैल्यू जो भी हमने वर्कआउट की थी ना। ये जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला है इसको ट्रू होने के लिए कुछ एजम्पशंस चाहिए। वो एजम्पशंस ज़रा हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या है। नंबर 1 के होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर। आपका जो खर्चा होना है एक यूनिट को होल्ड करने का एक साल के लिए वो कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। दूसरा एजम्पशन ये है कि कॉस्ट पर ऑर्डर इज़ कांस्टेंट। अगेन जो सप्लायर है वो आपको उसी प्राइस के ऊपर आइटम सप्लाई करेगा, उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगी। और जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, कॉस्ट पर ऑर्डर, जो एक ऑर्डर को प्लेस करने की कॉस्ट है उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। स्टॉक इज़ कंज्यूम्ड एट कांस्टेंट रेट। ऐसा नहीं होगा कि स्टॉक जो है वो कभी एकदम से किसी महीने में ज़्यादा इस्तेमाल हो जाए, कभी कम हो जाए। सो डिमांड्स विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर। देयरफॉर एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 1/2 ऑफ द ऑर्डर क्वांटिटी। इसलिए हम एवरेज इन्वेंट्रीज से हम इस फॉर्मूले को
कैलकुलेट करते हैं कि हम ये कहते हैं कि जो इन्वेंट्री है वो किसी एक लेवल पे कांस्टेंट नहीं है, मैक्सिमम पे जाती है, फिर ज़ीरो पे आती है, फिर मैक्सिमम पे जाती है, फिर ज़ीरो पे आती है, और ये कांस्टेंट रेट पे होता है। इसलिए हम एवरेज इन्वेंट्री की बेस पे होल्डिंग कॉस्ट निकालते हैं। नो क्वांटिटी डिस्काउंट, अगर आप बल्क में आइटम खरीदते हो तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। ये एक बहुत बड़ा एजम्पशन है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा आइटम खरीदें उस पर डिस्काउंट मिल रहा हो, तो हो सकता है वो डिस्काउंट ही इतना बड़ा हो कि आपकी होल्डिंग कॉस्ट के इजाफे को ओवरकम कर जाता हो। डिमांड, इनपुट्स एंड आउटपुट्स कैन बी प्रिडिक्टेड विद सर्टेनिटी, आपको एग्जैक्टली ये पता है कि मैं कितनी प्रोडक्ट मेरी रिक्वायर्ड होगी, कितना मुझे सामान बनाना होगा और कितना सप्लाई करना होगा, ये मैं एग्जैक्टली फाइंड आउट कर सकता हूँ। अगर तो ये सारी बातें ट्रू हैं, इफ़ द आंसर इज़ येस कि हाँ मैं डिमांड सप्लाई सर्टेनली फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्वांटिटी के डिस्काउंट्स अवेलेबल नहीं हैं, स्टॉक्स जो हैं वो कांस्टेंट रेट पे इस्तेमाल होंगे, और कॉस्ट पर ऑर्डर कांस्टेंट रहेगी, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट भी कांस्टेंट रहेगी, तब मेरा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो कैलकुलेशन है दैट विल बी कंसिडर्ड एज द ट्रू वैल्यू। लेकिन इनमें से कोई एजम्पशन अगर फॉल्स हो जाता है तो फिर इसका मतलब आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इन रियल कैलकुलेशन वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी नहीं रहेगी, बल्कि आपका कुछ ज़्यादा खर्चा हो रहा होगा। लिमिटेशंस क्या हैं ईओक्यू की थियरी की? इट इज़ अज्यूम दैट द एनुअल डिमांड ऑफ मटेरियल इज़ नोन, whereas it depends on sales which may vary. Number second, it is assumed that per order cost and holding cost per unit shall not change, whereas practically it may change. ठीक है, सो ये एक लिमिटेशन है, जब प्रैक्टिकली चेंज होगा तो इसका मतलब आप ईओक्यू के हिसाब से खरीदारी करने लग पड़ोगे, जबकि एक्चुअली इन कॉस्ट के दरमियान वो रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होगा। Such as increase in petrol prices by government will enhance the transportation cost. नंबर थर्ड, बल्क डिस्काउंट्स आर इग्नोर्ड, बहुत बड़ी एक रीज़न, बहुत बड़ी लिमिटेशन जिस वजह से ईओक्यू का फार्मूला गलत रिजल्ट दे सकता है, फेल हो सकता है, कि आपकी बल्क डिस्काउंट हो सकता है इतनी बड़ी हो कि आप उसको इग्नोर कर रहे हो सिर्फ इस ईओक्यू के फार्मूले के चक्कर में। सीजनल वेरिएशन ऑफ डिमांड इज इग्नोर्ड, अगेन चूंकि हम कांस्टेंट रेट पे यूटिलाइजेशन इन्वेंट्री की अज्यूम कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब जो भी सीजनल वेरिएशंस हैं उसको हम इग्नोर कर रहे हैं अपनी ईओक्यू कैलकुलेशन बनाते हुए, एंड दैट इज़ वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ ईओक्यू फार्मूला। नाउ जो बल्क डिस्काउंट्स हैं अगर वो हों सवाल में, तो फिर उसको डील कैसे करना है? उसके लिए आपको करना ये है, अब फार्मूला नहीं चलेगा, कोई ग्राफ नहीं चलेगा, आपको सिंपली करना ये है कि आपको फाइंड आउट कर लेना है। जैसे अब ये इस एग्जांपल को हम देखते हैं कि जिसे हम कह रहे हैं कि एनुअल रिक्वायरमेंट है ये, परचेज प्राइस 150, ऑर्डरिंग कॉस्ट दी गई है, होल्डिंग कॉस्ट बताई गई है, और 1% डिस्काउंट इफ ऑर्डर साइज 2000 यूनिट्स और मोर। तो अगर आप 2000 से ज़्यादा ऑर्डर प्लेस करोगे तो फिर आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा, वो 1% है। ना इसको करने का तरीका क्या है, ईओक्यू कैसे पता चलेगी? इसको करने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड आउट करें एज्यूमिंग कि देयर इज़ नो डिस्काउंट, और फिर उसके बाद आप एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट एट ईओक्यू निकाल लें। एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट अभी हमने कैलकुलेट की थी, जिसमें होल्डिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट हमने सालाना कैलकुलेट की थी जब हम टेबुलर मेथड कर रहे थे। तो वही करना है कि आपको एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट यानी कि उसकी परचेज प्राइस भी, एक तीसरा एलिमेंट अब आ गया वो है परचेज प्राइस प्लस होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये आप जमा कर लें और टोटल फाइंड आउट कर लें। और फिर उसके बाद आप क्या करें, एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट एट डिस्काउंट लेवल, अगर आप ये 2000 यूनिट्स बाय करो तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये जो डिस्काउंट वो लेवल जिस पे डिस्काउंट मिल जाता है उस पे भी टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर लें, और फिर देखें कि कौन सी कॉस्ट कम बन रही, जो कॉस्ट कम बनेगी वो आपके लिए बेहतर होगा कि आप इस लेवल पे बाय करो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को छोड़ दो। तो इसको ज़रा डेमोन्स्ट्रेट करते हैं यहाँ फिगरेटिवली। ईओक्यू सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं इस डाटा को इस्तेमाल करते हुए। सो आपको एनुअल रिक्वायरमेंट मालूम है, आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट भी मालूम है, और आपको होल्डिंग कॉस्ट भी मालूम है। सो ये सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पे फीड इन कर दो, तो आपके पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ गई 780 यूनिट्स। अब अगर आपने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल ली है तो एनुअल कॉस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं एट ईओक्यू लेवल। एट ईओक्यू लेवल आप कैसे, सबसे पहले परचेज निकालो, परचेज प्राइस कितनी है, 5460 यूनिट्स चाहिए हैं, और 150 का 150 का एक यूनिट है।
तो अभी हम चूंकि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में है, तो इसका मतलब अभी हम बल्क डिस्काउंट यानी 2000 यूनिट्स तो बाय नहीं कर रहे, तो इसका मतलब हमें परचेज प्राइस वही पड़ेगी बगैर डिस्काउंट वाली। सो 8,19,000 मेरी परचेज प्राइस हुई। अब मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट फाइंड आउट करता हूँ कि अगर मेरे पास 5,460 यूनिट्स मुझे चाहिए हैं साल में, और मैं एक ऑर्डर प्लेस करता हूँ 780 यूनिट्स का, तो मुझे ये पता है कि और मेरी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो 390 है। तो ये मैंने कैलकुलेट किया, जब मैंने 5,460 से डिवाइड किया 780 से डिवाइड किया, तो पता चला कितने ऑर्डर प्लेस करूँगा, और फिर 790 एक ऑर्डर की प्राइस है। तो ये मुझे पता चल गया कि मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी 2,730। ये मेरी परचेज प्राइस और ये मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट। इसी तरह मैं होल्डिंग कॉस्ट फाइंड आउट कर लेता हूँ। और होल्डिंग कॉस्ट कैसे फाइंड आउट होगी, अगेन वही एवरेज मुझे फाइंड आउट करनी है। सो होल्डिंग कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं सबसे पहले ये देखता हूँ कि मेरा एक ऑर्डर कितने यूनिट्स का होगा, तो दैट विल बी ऑफ 780 यूनिट्स। तो 780 को मैं डिवाइड बाय 2 करता हूँ, तो इसका मतलब ये एवरेज इन्वेंट्री आ गई, ये एवरेज इन्वेंट्री है। और एवरेज इन्वेंट्री के ऊपर मुझे होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना है। होल्डिंग कॉस्ट क्या है, 4 रुपीज़ पर यूनिट प्लस 2% ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट। इन्वेंट्री कॉस्ट ये है, ये रही इन्वेंट्री कॉस्ट, 2% ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट और +4। ठीक हो गया जी। सो दैट्स हाउ आई विल वर्क आउट द एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। जब मैं एनुअल होल्डिंग कॉस्ट भी फाइंड आउट कर ली, तो अब मैं टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर सकता हूँ। सो ये टोटल कॉस्ट मैंने फाइंड आउट कर ली इन तीनों वैल्यूज़ को जमा करके। अच्छा जी, अब हमने ये टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर ली। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और अब हम फाइंड आउट करेंगे, विल ट्राई टू फिगर आउट स्टेप नंबर 3, एनुअल कॉस्ट एट डिस्काउंटेड लेवल। डिस्काउंट लेवल के ऊपर एनुअल कॉस्ट कितनी बनती है, यानी अगर मैं 2,000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करूं तो फिर मेरी एनुअल कॉस्ट क्या आती है। सो इसी तरह से परचेज कॉस्ट निकालेंगे। अब परचेज कॉस्ट क्या होगी, 5,460 यूनिट्स आपको साल में चाहिए हैं, 150 इज़ द नॉर्मल परचेज प्राइस। और अगर 1% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा तो फिर 99% ऑफ द प्राइस विल बी द टोटल परचेज कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको टोटल रिक्वायरमेंट को डिवाइड करना है एक ऑर्डर की क्वांटिटी से, जिससे आपको पता चलेगा कितने ऑर्डर्स आपको प्लेस करने हैं। सो 2000 इज़ नाउ द क्वांटिटी फॉर वन ऑर्डर, क्योंकि अब आपको डिस्काउंट अवेल करना है। और 390 रुपये ऑर्डरिंग कॉस्ट है एक ऑर्डर की, तो हमें ये पता चला कि टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होगी। इसी तरह होल्डिंग कॉस्ट के लिए आपको एवरेज इन्वेंट्री फाइंड आउट करना होगी। एवरेज इन्वेंट्री विल बी 2000 डिवाइड बाई 2। और हम इसको परचेज प्राइस जो है हमारी उससे मल्टीप्लाई करेंगे और +4 इसमें करेंगे, जो कि हमें फॉर्मेशन दी गई है होल्डिंग कॉस्ट को डिटरमिन करने की। तो टोटल होल्डिंग कॉस्ट विल बी दिस। नाउ टोटल कॉस्ट जब हम फाइंड आउट करते हैं तो 8,18,845 बनता है, जो कि आपकी एनुअल कॉस्ट आती है। ना अब हम देखेंगे कि इनमें से कम कॉस्ट किस में आ रही है, तो वो डेफिनेटली इस ऑप्शन में आ रही है। आपका कम खर्चा हो रहा है 8,18,000, जबकि यहाँ पे 8,24,000। सो दिस वन इज़ द विनर। सो इल से कि हमें बल्क डिस्काउंट ले लेना चाहिए, हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के ऊपर ऑर्डर्स को प्लेस नहीं करना चाहिए। दिस विल बी आर कंक्लूजन। सो इस किस्म का आपको सवाल आ सकता है। नाउ सो आफ्टर इवेल्युएटिंग दिस बल्क डिस्काउंट, ये हमारा EOQ का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। सो आई लुक फॉरवर्ड फॉर योर क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।